हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविक्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक को जिसे हमने पिछली 2 कक्षाओं में भी पढ़ा है, नागरिक शास्त्र का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध। हमने सिविक्स का कॉरिलेशन पढ़ना है दूसरे स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ, और इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं सिविक्स एंड हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स और सिविक्स एंड सोशोलॉजी। तो 3 सब्जेक्ट्स के साथ हम इसका कॉरिलेशन पढ़ चुके हैं, और आज हमने बाकी बचे हुए स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ इसका कॉरिलेशन पढ़ना है। तो आज जो सबसे पहला कॉरिलेशन हम पढ़ेंगे, सिविक्स का सहसंबंध पढ़ेंगे, तो किस विषय के साथ पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसका सहसंबंध पढ़ेंगे ज्योग्राफी के साथ, भूगोल के साथ। तो देखिए, भूगोल क्या करता है, ज्योग्राफी क्या करता है। 10th क्लास तक हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। हम सभी को पता है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट में या अलग अलग सब्जेक्ट क्या किस चीज़ का अध्ययन करता है, हमें सबको पता है। भूगोल क्या करता है? भूगोल प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करता है या भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करता है। किसी देश की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने इकोनॉमिक्स के साथ जब इसका रिलेशन देखा, कॉरिलेशन देखा, तब मैंने आपको ये बात कही थी कि जब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं तभी उसे कुछ अच्छा लगता है कि वो अपने अधिकार, कर्तव्यों या खुद को आदर्श नागरिक बनाना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। उसको जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान उसकी ज़रूरत है तो वो पूरी होनी चाहिए। तभी वो आदर्श नागरिक बनने के बारे में, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में सोचना चाहेगा। अदरवाइज़ उसको लेक्चर लगेगा ये सब कुछ। नागरिक शास्त्र उसको आदर्श नागरिक बनाता है। भूगोल क्या करता है? भूगोल भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करता है। किसी भी जगह की, किसी भी देश की, या फिर हम कहें किसी राज्य की या किसी जिले की या किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं की बात करता है। तो क्या मनुष्य की आर्थिक स्थिति वहाँ जहाँ पे वो रहता है उसकी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती? आप देखिए, जहाँ पे जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं या भौगोलिक कंडीशंस होती हैं, जैसी भी जोग्राफिकल कंडीशंस मिलती हैं, उसमें वैसे ही रोजगार होंगे, यानी सूटेबल उसके अकॉर्डिंग। अब कई राज्य ऐसे उसके अकॉर्डिंग ही सबको रोजगार मिलेगा। अगर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हायर स्केल की जैसी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, तो वहाँ ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं। या तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन में होंगे या फिर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मज़दूर वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए, ना तो कोई फैक्ट्रीज लगी होती है ना कुछ पहाड़ों पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, यानी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ मनुष्य की आर्थिक स्थिति का अच्छी तरह से डिसाइड करती हैं कि भी उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी या उसका रोजगार कैसा होगा। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है। भूगोल क्या करेगा? भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करेगा। और नागरिक शास्त्र बात करता है कि आदर्श नागरिकता का निर्माण होगा। अब देखिए, भूगोल तो पृथ्वी का अध्ययन करता है, अर्थात विश्व की प्राकृतिक दशाओं का विवेचन करता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसकी भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर होती है। अभी मैंने आपको ये बताया कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में रहता है। ठीक है, आज के युग में मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। हम सभी को पता है, विजय प्राप्त कर ली है। वह जो कुछ भी सीखता है वह सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण के परस्पर सहयोग से ही सीखता है। इस प्रकार भूगोल मानव का अध्ययन करता है। सीधी सी बात है, भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करने की बात है मानव का अध्ययन करना। मानव ने आज प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। आज हमने इतने बड़े जंगल काट करके इतनी बिल्डिंग्स बना दी हैं, तो ये विजय प्राप्त करना ही है, और क्या है। इतनी इतनी बहुमंजिला इमारतें हमने बना रखी हैं, इतने बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं। जो एक्स्ट्रा जगह होती है वहीं पे तो ये सब कुछ बनाया जाता है। इवन यहाँ तक कि जो भी शहर के बाहर जगह होती है उसको भी बिल्डर्स खरीद करके और वहाँ पे भी क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बना देते हैं। वहाँ भी एक पॉश इलाका बन जाता है वो, यानी पहले वो खाली इलाका होता है, उसके बाद सोसाइटीज़ बन जाती हैं, वो सिटी के अंदर काउंट होने लगता है। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारी विजय का ही तो नतीजा है कि आज हमने प्रकृति पर, नेचर पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इसका मतलब भूगोल जो प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करता है, तो सीधी सी बात है कि मानव की क्रियाएं तो भौगोलिक दशाएं बनाती हैं। मानव का जब मन करेगा जंगल काट देगा, वहाँ पे सोसाइटी बना देगा। तो मानव का अध्ययन किया जाता है भूगोल में, मानव की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
नाम दिया जाता है कि भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है या भौगोलिक दशाओं का, प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अगर रियलिटी देखते हैं तो आज के युग में जो भूगोल अध्ययन करता है वो मानव की क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है कि मानव कितना भौगोलिक परिस्थितियों को एज इट इज़ बनाए रखने के लिए या फिर उनमें परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार भूगोल क्या करता है, मानव का ही अध्ययन करता है। और नागरिक शास्त्र ऑलरेडी मानव का ही अध्ययन कर रहा है। नेचर में पढ़ चुके हो आप कि नागरिक शास्त्र क्या करता है, मानव का अध्ययन करता है। तो दोनों ही क्या करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं। तो कंक्लूजन हमारे सामने है क्या, यदि किसी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति अर्थात भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ आदि साधन अच्छे हैं तो उस राष्ट्र की आर्थिक दशा अच्छी होगी। ठीक है, यानी अगर उसकी भौगोलिक परिस्थिति अच्छी है, अगर वहाँ की जलवायु, अगर वहाँ की भूमि, अगर वहाँ की जो वो है खनिज पदार्थ हैं वहाँ पे वो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, वहाँ पे कमाई के साधन अच्छे हैं, तो वहाँ पे इसका मतलब राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी। अच्छा, राष्ट्र कोई दिखाई देने वाली वस्तु है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी है, क्योंकि लोगों से ही, हमसे ही तो राष्ट्र बना। तो आर्थिक दशा अच्छी होगी तो इसका मतलब नागरिक शास्त्र की सहायता से मनुष्यों को कर्तव्यपरायण बनाया जा सकता है। नागरिक शास्त्र जिन कर्तव्यों की पूर्ति की बात करता है कि हमें कर्तव्यों की पूर्ति करनी चाहिए, हमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, हमें आदर्श नागरिक बनना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना चाहिए, हमें देश के प्रति अपने फ़र्ज जो हैं वो उसको पूरा करना चाहिए, जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ये सारी बातें कब अच्छी लगेंगी? जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और आर्थिक स्थिति किस पे डिपेंड करती है? भौगोलिक स्थिति पर। जहाँ हम रहते हैं उसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, वहाँ की जो भौगोलिक अवस्था है उस एरिया की, वही तो डिसाइड करेगी कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप कभी सोचा है आपने गांव से निकल कर के लोग शहरों में क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए ना। क्यों? क्योंकि गांव में वो केवल खेती बाड़ी कर सकते हैं, और किसी साल मान लो बाढ़ आ गई, किसी साल मान लो अकाल पड़ गया, सूखा हो गया, तो फिर इसका मतलब पैसा कहाँ से आएगा? आर्थिक स्थिति डाउन हो जाती है। इसीलिए तो लोग पलायन करते हैं, शहरों में आते हैं, क्योंकि शहरों में बाकी रोजगार बहुत है। ठीक है, खेती नहीं करने को मिलेगी वहाँ पे क्या है, वो किसी फैक्ट्री में मजदूर लग सकते हैं, या काम के बहुत सारे साधन हैं, रोजगार के साधन हैं। इसीलिए तो पलायन होता है। शहरों से लोग हर साल कितने लोग गाँव में आ जाते हैं और शहरों में आ जाते हैं, गाँव से शहरों में आ जाते हैं। तो आप देखो ये सब चीज़ें क्या हैं कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब हम कर्तव्यपरायण, जिम्मेदार या फिर ड्यूटीफुल बनना चाहेंगे। अदरवाइज हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि मुझे लेक्चर मत दे। हम कह देते हैं ना कि आपको ऐसा करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर गलत करता है ना, मान लो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, अब वो क्या कर रहा है कि कुछ गलत काम करके पैसा कमा रहा है, और उसको अगर समझाने जाओगे ना और उसको बोलोगे कि ये तू गलत कर रहा है और ऐसा सब कुछ है, तो आगे से पता है क्या कहता है कि तुझे नहीं पता, खाली पेट सोया नहीं जाता है, मुझे मत बता मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे मत बता मेरे क्या देश के प्रति फर्ज है, मुझे तो मेरा पेट भरना है, मुझे तो मेरे परिवार का पेट भरना है। और ये केवल वही व्यक्ति नहीं, शायद मैं उसकी जगह हूँ, मुझे भी अगर रोटी कपड़ा मकान मेरी मूलभूत आवश्यकता पूरी ना हो रही हो तो मुझे कोई वोट डालना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि देश में क्या हो रहा है। नहीं, मुझे तो अपना पेट पालना है, मुझे तो अपने परिवार का पेट पालना है। और जब मुझे मेरी इन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो उसके बाद मुझे सब अच्छा लगेगा। मैं जिम्मेदार नागरिक बनना चाहूँगी, आदर्श नागरिक बनना चाहूँगी, अपने अधिकारों का अच्छे से प्रयोग करूँगी, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करूँगी, अपने कर्तव्यों का अच्छे से प्रयोग, अपने कर्तव्यों को निभाऊँगी, ड्यूटीफुल बनूँगी। तो ये कब होगा? जब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी तो मतलब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी। और देश की आर्थिक स्थिति कब होती है अच्छी? जब भौगोलिक परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है भूगोल। और जो कंक्लूजन निकला कि दोनों ही विषय, चाहे नागरिक शास्त्र है चाहे भूगोल है, दोनों ही किसका अध्ययन करते हैं? वो करते हैं मानव का अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार नागरिक शास्त्र का भूगोल के साथ संबंध स्थापित करके विश्व बंधुत्व की भावना का बच्चों में विकास किया जा सकता है, जिसे उत्पन्न करना नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है या मुख्य लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नागरिक शास्त्र और भूगोल का सह संबंध, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं सिविक्स एंड जर्नल साइंस के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र और सामान्य विज्ञान। देखिए बच्चों, वैसे तो इनका कोई भी सीधा सा संबंध नहीं है।
अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन की बात करूं, कॉरिलेशन की बात करूं, तो साइंस के साथ, जनरल साइंस के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप देखिए नागरिक शास्त्र जो छोटी कक्षाओं में जो सिविक सब्जेक्ट लगा होता है उसमें बच्चों को शारीरिक शिक्षा दी जाती है, पड़ोस को साफ रखना है, घर को साफ रखना है और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने नगर को, मतलब जिम्मेदारी बताई जाती है कि हमें कचरा नहीं फैलाना, सार्वजनिक स्थान को गंदा नहीं करना, हमने अपनी शरीर की व्यक्तिगत रूप से सफाई करते रहना है, ऐसा सब कुछ नागरिक शास्त्र बताता है। और नागरिक शास्त्र ये बताने के साथ साथ क्या करता है कि अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हमें प्रत्येक शरीर के अंग की कैसे सफाई करनी है ये कौन बताता है? ये साइंस बताता है, जीव विज्ञान बताता है ना, बायोलॉजी हमें बताती है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या क्लियर करती हैं, ये दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ती हैं ना, कि यहाँ पे नागरिक शास्त्र अपने नागरिकों को आदर्श बनाना चाहता है, आदर्श नागरिक बनाना चाहता है। उसके लिए वो कहता है कि हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी खुद की सफाई रखनी चाहिए, हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, हमें नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सार्वजनिक स्थान को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए, हमें अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोस को और अपने नगर को साफ रखना चाहिए। तो ये सारी बातें वो बताता है कि एक आदर्श नागरिक को ऐसा करना चाहिए। और फिर साइंस भी तो यही काम करता है, नहीं तो साइंस बताता है कि इस तरह से अगर ऐसा नहीं करोगे, साफ सुथरे नहीं रहोगे तो ये वाली बीमारी लग जाएगी। तो इस तरह से ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उन अंगों की, यानी वो तो कहता है कि शरीर को साफ रखो, नागरिक शास्त्र तो ये कहता है सफाई का ध्यान रखो, और कैसे साफ करना है प्रत्येक अंग को ये कौन बताता है? ये बताता है हमें साइंस। तो देखिए सामान्य विज्ञान से नागरिक शास्त्र का कोई प्रत्यक्ष संबंध तो नहीं, परंतु फिर भी यह अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक शास्त्र से संबंधित है। नागरिक शास्त्र में हम छात्रों को सफाई की महत्ता बताते हैं, इसमें हम घर, पड़ोस, गांव, नगर की सफाई के विषय में चर्चा करते हैं। साथ ही नागरिक शास्त्र यह भी बताता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने घर, मोहल्ले, गांव या नगर की सफाई पर ध्यान दे, ठीक है। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान भी शारीरिक अंगों, उनकी बनावट, क्रिया, उनकी सुरक्षा, उनकी सफाई के विषय में ज्ञान देता है, ठीक है। अंगों की किस प्रकार से बनावट है ये साइंस बता देता है, और इसके अलावा वो कैसे क्रिया करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो अंग किस काम आते हैं वो बताता है। फिर उसके बाद उनकी सुरक्षा किस प्रकार से करनी है, उनकी सफाई किस प्रकार से करनी है, ये सारा कुछ की नॉलेज कौन देगा? वो साइंस देता है। तो इसका मतलब क्या निकला? सामान्य विज्ञान शरीर को रोगों से बचाने के लिए हमें बहुत से नियमों का ज्ञान देता है, बताता है ना कि ऐसे ऐसे डिसीजेस से बचे रहोगे अगर ऐसा करोगे, अच्छा खाना खाओ, संतुलित आहार लो, ये सब कुछ बताता है साइंस। सामान्य विज्ञान वैज्ञानिक आविष्कारों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, हमें साइंस ये बताता है कि रोज कौन कौन से नए आविष्कार हो रहे हैं, इसकी सूचना हमें कौन देता है? साइंस देता है, विज्ञान देता है। और नागरिक शास्त्र क्या बात करता है कि एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य है कि वह जो साइंस ने जो भी आविष्कार किए हैं उनका उपयोग करके मानव कल्याण करे, और इसके साथ ही वो क्या करे? मानव कल्याण करे, अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए। जो आविष्कार किसने किए? साइंस ने। तो बात किसकी करता है? नागरिक शास्त्र क्या कहता है कि जो साइंस ने आविष्कार किए हैं, एक आदर्श नागरिक को उनका उपयोग करके समाज का कल्याण करना चाहिए और खुद के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहिए, ये नागरिक शास्त्र कहता है। तो हो गया ना नागरिक शास्त्र का रिलेशन फिर सामान्य विज्ञान के साथ। और इसी तरह से एक उदाहरण और देना चाहूँगी जो मुझे लगता है, देखो जैसे नागरिक शास्त्र हमें ये बताता है ना कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। साइंस ये प्रूफ करता है कि पेड़ पौधे जिंदा हैं, सांस लेते हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दोनों में रिलेशन समझो। साइंस ये कहता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो वायु छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं, उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो वायु को क्या करते हैं? वो वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, साइंस ये बताता है। और नागरिक शास्त्र क्या कहता है कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। वो ये डायरेक्ट तो नहीं बताता कि ये CO2 लेते हैं फिर O2 दे देते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, वातावरण को शुद्ध करते हैं, डायरेक्ट नहीं बताता है, बट बात तो करता है ना कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, जंगलों को काटना नहीं चाहिए, सार्वजनिक स्थान को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये इसी की तो बात हो रही है। तो दोनों डायरेक्टली तो नहीं कहे जा सकते कि प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। चलो अब अगला जो हमने कॉरिलेशन करना है, जिसकी बात करनी है, वहाँ पे हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र की।
देखिए, मैं खुद ही कहती हूँ कि ये नागरिक शास्त्र ही है जो बड़ी कक्षाओं में जा कर के क्या बन जाएगा, राजनीति विज्ञान बन जाएगा। लेकिन अब भी अगर हम इन दोनों शब्दों पे ध्यान देंगे ना, तो दोनों शब्द थोड़े से अलग अलग हैं। अभी जोड़ना यहाँ सही नहीं है। बाद में ये सिविक्स जा करके किस तरह से पोल साइंस में चेंज होता है, उसके कुछ सर्कमस्टांसिस होते हैं। यानी अभी इसका क्राइटेरिया वाइड है, क्योंकि बच्चे छोटी क्लासेस में इसको पढ़ते हैं, बच्चों को कोई पॉल साइंस की या फिर हम ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की कोई भी सूचना नहीं होती उसके पास। तो यहाँ पे ये उसको थोड़ा सा उसका नींव रखता है। नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान की नींव रखने का काम करता है कि बच्चों को ये पता चले कि राजनीति है क्या। और बाद में बड़ी क्लासेस में जा करके ये नागरिक शास्त्र बेसिक तैयार कर देता है, और बड़ी क्लासेस में जा करके बच्चा जब खुद एडल्ट हो जाता है, बच्चे को खुद के वोट डालने का टाइम हो जाता है, सरकार के बारे में जानने का टाइम हो जाता है, शासन के बारे में जानने का टाइम हो जाता है, लोकतंत्र के बारे में जानने का टाइम हो जाता है, तब वो पोल साइंस बन जाता है। अब पढ़ो, इन दोनों ही शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों से सिविटास, सिविक्स किससे बना है, सिविटास से, तथा पॉलिटिकल साइंस किससे बना है, पॉलिस से हुई है। लैटिन भाषा में इन दोनों शब्दों का अर्थ नगर राज्य है। आपने ये दोनों ही पढ़े होंगे, आप सिविक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है सिविटास का मतलब नगर है। हम यहाँ भी पढ़ चुके थे सिविक्स के स्टार्टिंग में, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मीनिंग नेचर पढ़ा था तब। तो यहाँ पे पोल साइंस आपने पढ़ी है, तभी आपके पास सिविक्स है यहाँ पे। तो ये पोल साइंस जो है वो पॉलिश शब्द से बना है, ये पॉलिटिकल साइंस शब्द जो है हमारा। तो लैटिन भाषा में इन दोनों का अर्थ क्या है, नगर राज्य। हमें पता है कि सिविटास का मतलब है नगर और पॉलिस का मतलब है राज्य। तो नागरिक शास्त्र मनुष्यों के सामाजिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक संगठन का भी ज्ञान देता है, करता है ना नागरिक शास्त्र, ऐसा राजनीतिक संगठनों की भी बात करता है। नागरिक शास्त्र राजनीतिक प्रश्नों का अध्ययन करता है, वहाँ तो राजनीति की बात होती है, जिनका नागरिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उन राजनीतिक प्रश्नों की बात करता है जिनका किसके जीवन पर, नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इससे भी आगे बढ़े तो नागरिक शास्त्र में प्रत्येक प्रकार के राज्य का विवेचन किया जाता है। नागरिक शास्त्र राज्य का विवेचन करता है, राज्य की व्याख्या करता है कि राज्य किसे कहते हैं। पोल साइंस फर्स्ट ईयर में आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा आई थिंक। राजनीति विज्ञान जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं, सेकंड ईयर की क्लासेस होती हैं, उसमें अगर आपने लगाई क्या है, तुम पास होकर के आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने पढ़ाई है। भले ही क्लासेस नहीं लगाई हो, बट लास्ट में जा करके सिलेबस तो पढ़ाई है पेपर देने के लिए, तभी पास आउट होके यहाँ पहुँचे हो। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि राज्य की व्याख्या करता है हमारा पॉलिटिकल साइंस। तो नागरिक शास्त्र राज्य और सरकार का ज्ञान प्रदान करता है कि नहीं ऐसा। नागरिक शास्त्र क्या कहता है, राज्य के बारे में बताता है, सरकार के बारे में बताता है, और फिर नागरिकों को सजग बनाता है इसके बारे में, और उनके जीवन को सुखी और समृद्ध भी बनाता है, संपन्न भी बनाने का कार्य करता है, उसमें सहायता करता है। तो दोनों जने जुड़ गए ना आपस में। राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देगा, जबकि यानी ना राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देगा, और इसके साथ ही वो क्या करेगा, सरकार के बारे में ज्ञान प्रदान करेगा। और नागरिक शास्त्र भी क्या करता है, राज्य के बारे में और सरकार के बारे में बच्चों को बताता है। तो इसलिए दोनों का काम एक ही हो गया। इस प्रकार दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों के समन्वय से छात्रों में आदर्श सामाजिक जीवन स्थापित करने के लिए आदर्श नागरिकता विकसित की जा सकती है। दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, नगरों से ही तो राज्य बने हैं, सीधे से ही समझ जाओ, सीधे से ही समझो। नगर मिले हैं तभी तो राज्य बना है, राज्य बना है, राज्य मिले हैं तभी तो देश बना है। इसी तरह से तो सरकारें बनी हैं। जिले पर अलग शासन है, जिला स्तर पर, लोकल लेवल पर, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर अलग शासन चलता है, और फिर राज्य स्तर पर अपना ये कहते हैं ना एक सिक्का जमाने के लिए, उन पर ऊपर हाथ रखने के लिए, उनको थोड़ा डराने के लिए फिर केंद्र सरकार है हमारे पास। तो जिलों से ही राज्य बने हैं, और राज्य से ही जिलों यानी कि नगरों की बात कर देती हूँ यहाँ पे। सिविटास का मतलब नगर है, तो नगर से राज्य बने और राज्य से ही देश बना है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिविक्स एंड लिटरेचर के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना कि हम लिटरेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब हम नागरिक शास्त्र और साहित्य की बात करते हैं
तो देखिए साहित्य यानी कि आप बात कर लो इंग्लिश या हिंदी की बात कर लो, लिटरेचर की, ठीक है। हिंदी की बुक देखो या इंग्लिश की बुक देखो या किसी भी सब्जेक्ट की बुक देख लो, किसी भी लैंग्वेज की बुक देखो, ठीक है, साहित्य की बात हो रही ना, किसी भी लैंग्वेज की बुक देख लो, संस्कृत की, पंजाबी की, आपने एक चीज़ नोट की है, उसमें जो पाठ लगे होते हैं वो कुछ चीज़ें सिखाते हैं, उनको वहाँ लगाने का कोई ना कोई एक थीम होती है या फिर उनका एक रीज़न होता है। या तो वो बच्चे में त्याग, वीरता या देशभक्ति या परोपकार या सेवा भाव या उसको कर्तव्यनिष्ठ, ऐसा कुछ उसके अंदर डालना चाहते हैं, अच्छा अच्छा सा गुण। ऐसी कहानियाँ लगी होती हैं, देखा होगा तुमने। हिंदी की अगर आप किताब उठाएं, इंग्लिश के पार्ट उठाएं, इंग्लिश के भी लेसन्स लगे होते हैं, तो उसमें भी क्या दिखाया जाता है, उसमें भी यही दिखाया जाता है। उसमें कोई मैसेज दे रखी होती है, जो स्टोरी होती है चाहे इंग्लिश में है चाहे हिंदी में है, तो वो क्या एक मैसेज दे रही है हमें। कैसा मैसेज दे रही है, या तो वो कह रही है कि हमें डेडिकेटेड होना चाहिए, हमें काम अच्छा करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने काम के प्रति पूरी तरह से सजग होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, हमें बहादुर बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए, हमें देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहिए, देश के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, सेवा भावना मन में रखनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही बातें होती हैं, यही मैसेज होता है, यही संदेश होता है, वही मिलता है ना। चाहे हिंदी देख लो, चाहे इंग्लिश देख लो, चाहे संस्कृत देख लो, चाहे पंजाबी देख लो, जितने भी पाठ लगे होंगे, और पाठ भी फिर देख लेना, चाहे वहाँ पे गद्य के पाठ लगे हुए हैं चाहे पद्य के पाठ लगे हुए हैं, अगर कविता भी लगी हुई है तो कविता का कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। देशभक्ति की कविता लगी होगी। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बच्चों को पढ़ाया जाता है, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ताकि हमें पता चले, हमारे बच्चों को ये पता चले कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और देशभक्ति का जो उनमें गुण था उसके बारे में हमें पता चले, और बच्चे भी वही गुण अपने आप में लेके आए, उनमें वो भी वीर बने, वो भी देशभक्त बने, है ना, बहादुर बने। ऐसा इसीलिए तो पढ़ाया जाता है। और फिर आप गद्य में भी देख लिया करो, गद्य में भी ऐसा कुछ होता है, कहानी है, चाहे आप देखो निबंध पढ़ाया जाता है बच्चे को, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आपके लिए, निबंध या लेख पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश में बच्चों को। मान लो बच्चे को हम दिवाली का लेख पढ़ा रहे हैं, या हम होली का पढ़ा रहे हैं, या हम उसको दशहरा पढ़ा रहे हैं, दिवाली पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ भी जो भी लेख पढ़ा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस का लेख पढ़ा रहे हैं, उसको गणतंत्र दिवस पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर का पढ़ा रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं उसको। दिवाली का लेख पढ़ाते हैं तो उपसंहार में क्या होता है कि दिवाली भाईचारे का त्यौहार है, होली भाईचारे का त्यौहार है, रक्षाबंधन जो है वो भाईचारे का त्यौहार है, सारे भाईचारे के त्यौहार है। मतलब क्या भाईचारा डालना है उसमें, इसलिए ये लाइन लिखी जाती है वहाँ पे। वो क्या करे, किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने मन में घृणा या नफरत ना लेके आए, वो सबको अपने जैसा समझे, भाईचारा रखे, इसीलिए ये भाईचारा वर्ड वहाँ डाला जाता है। तो वो पाठ किसका है, निबंध पढ़ाना किसका पार्ट है, गद्य पढ़ाना किसका पार्ट है, पद्य पढ़ाना किसका पार्ट है, हिंदी साहित्य का। इंग्लिश में भी यही सेम होता है, संस्कृत में भी यही सेम होता है, और पंजाबी में या किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ यही सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका थीम है वो तो क्लियर होगी ना। लिटरेचर क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम छात्रों में ये सारी चीज़ें डालना चाहते हैं। अच्छा, अब आ जाओ सिविक्स पे। सिविक्स क्या चाहता है, सिविक्स जब अपने नागरिकों को उनके अधिकार कर्तव्यों का ज्ञान दे करके आदर्श नागरिक बनाने की बात करता है, तो क्या उसको अपने नागरिकों में ये गुण दिखाई नहीं चाहता वो सारे गुण आए। तो फिर जब ये गुण होंगे ही नहीं, अगर उसके नागरिक हैं जो वो ना तो उनमें सेवा भावना है, ना ही वो कर्तव्यनिष्ठ हैं, ना ही उनमें कोई त्याग की भावना है, ना ही वो वीर हैं, ना ही बहादुर हैं, ना ही वो देश के प्रति कोई अच्छी भावना रखते हैं, ना ही उनमें परोपकारिता का गुण है, ना ही वो किसी की हेल्प करते हैं, तो एक बात बताओ, फिर आदर्श नागरिक हैं क्या वो? नहीं, फिर वो आदर्श नागरिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे गुण होना ज़रूरी है एक आदर्श नागरिक में। और आदर्श नागरिकों की बात कौन करता है, सिविक्स। और इनकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास कौन करता है, लिटरेचर। जुड़ गए ना दोनों। चलो एक नज़र मार लो स्लाइड पे। अब साहित्य में छात्रों में त्याग, वीरता, देशभक्ति, परोपकार, सेवा भाव, कर्तव्य परायणता आदि गुणों के स्थापन हेतु विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, तथा नागरिक शास्त्र का लक्ष्य भी छात्रों में इन्हीं गुणों का विकास करके उन्हें आदर्श नागरिक बनाना है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र का साहित्य से भी
संबंध है। दोनों जुड़ गए ना आपस में। तो देखो, हमने आज की क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट यूनिट का फोर्थ पॉइंट है ये, नागरिक शास्त्र का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध, कॉरिलेशन ऑफ सिविक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। हमने पिछले 2 क्लासों में भी यही पढ़ा था, आज भी यही पढ़ लिया। टोटल कितने सब्जेक्ट्स के साथ हमने इसका कॉरिलेशन पढ़ा? 7 सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स के साथ हमने इसको कॉरिलेट किया। किस किस के साथ? पहली कक्षा में, यानी पिछली से पिछली कक्षा जो थी उसमें हमने सहसंबंध का अर्थ पढ़ा, कितने प्रकार का होता है, कैसे शिक्षा में आया, ये सब कुछ हमने देख लिया। फिर उसके साथ ही हमने देखा था उस क्लास में, जो पहली क्लास थी इस टॉपिक की, उसमें देखा था हमने सिविक्स एंड हिस्ट्री को, ठीक है, नागरिक शास्त्र एंड इतिहास। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने 2 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ठीक है, सिविक्स एंड सोशोलॉजी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये पढ़ लिया पिछली कक्षा में। और टोटल 4 सब्जेक्ट के साथ आज हमने पढ़ा, किसके साथ? सिविक्स एंड ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र एंड भूगोल, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा सिविक्स एंड जनरल साइंस, नागरिक शास्त्र और सामान्य विज्ञान। इसके बाद अब क्या पढ़ा हमने इससे पहले? तो इससे पहले हमने पढ़ा नागरिक शास्त्र और किसको देखा? राजनीति विज्ञान को, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। और अब हमने देख लिया नागरिक शास्त्र और लिटरेचर को, नागरिक शास्त्र तथा साहित्य। तो इस तरह से हमने टोटल 7 सब्जेक्ट्स के साथ कॉरिलेशन पढ़ा सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का 7 विद्यालय विषयों के साथ कॉरिलेशन हमने पढ़ लिया है। अब हमारी फर्स्ट यूनिट का 5th टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है हमारी फर्स्ट यूनिट का। उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम अगली कक्षा में अपनी फर्स्ट यूनिट का 5th एंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।